हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब जो है यूके ट्रिपल एससी एंड यूके पीएससी के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हम आप लोगों को कराने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आप करने वाले हैं वो करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। ठीक है, इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहने वाले हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जैसे ही कंप्लीट होंगे मतलब आप लोगों का ये चलता रहेगा, जीएस आपका चलेगा, करंट अफेयर चलेगा और बीच बीच में आपका रीजनिंग भी चलता रहेगा। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप चीज़ों को कैसे कवर करते हैं और कैसे नहीं करते। और उत्तराखंड के लिए मैं आपको इस टाइम पे जो मेरे चैनल पर है वो 70 वीडियोज़ के आसपास BS नेगी जी का सेट पड़े हुए हैं। आप उन्हें एक बार ओपन करके ज़रूर देखिए। अगर आपको पसंद आता है और समझ आता है तो आप वहाँ पर उसे पूरा देख लीजिएगा। उस सीरीज़ को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो हम कर रहे हैं अभी जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको कवर करेंगे। ये आज का आपका फर्स्ट सेट है जहाँ पर उत्तराखंड जी के वगैरह पर ज़्यादा फोकस किया गया है और हिंदी हम लोगों की चल रही है हमारे दूसरे चैनल रावत मोटिवेशनल हब पर। आप उसे वहां पर देख सकते हैं हिंदी को। बाकी उत्तराखंड जी के करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान आपका यहाँ पर चलने वाला है। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? आंसर दीजिएगा। ये आपका 2002 और 2003 का जो PCS हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म आया है तो मैं पूरे बौद्ध धर्म को भी कवर करूंगी। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी। इनके नजदीकी जो शिष्य थे उसमें आनंद, उपाली, सारिपुत्र, मोदगलायन ये थे। जिनमें सर्वाधिक इनके जो पास थे वो थे आनंद। गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य माने जाते हैं आनंद। आनंद के अनुरोध पर ही इन्होंने संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया था। संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला आपसे पूछेगा, इनकी सौतेली माता जो थी प्रजापति गौतमी, वो पहली महिला थी, पूछा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत जो है बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को भी नामित नहीं किया था। अब यहाँ पर वो गौतम बुद्ध की बात करूं तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी वन जो कि कपिल वस्तु करंट में देखें रुमिंदेई नेपाल में है वहां पर। पिता इनके शुद्धोदन शाक्य राज्य कपिल वस्तु के शासक थे, पूछा जाता है। महामाया देवी थी। कोलीय गणराज्य की थी वो। और बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। इनका गोत्र गौतम। पालन पोषण इनकी जो सौतेली माता थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने किया। पत्नी इनकी यशोधरा जो कि कौली गणराज्य की राजकुमारी थी। पुत्र इनका राहुल था और सारथी इनका चन्ना। घोड़ा कंथक इनका था। और ज्ञान प्राप्ति का जो स्थल था वो था गया, यानी कि बौद्ध गया बिहार। निरंजना नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। पहला उपदेश इन्होंने ऋषि पत्तन सारनाथ में दिया था। शिष्य इनके आनंद और उपाली थे। ठीक है, और इनका जो मृत्यु हुआ यानी कि महापरिनिर्वाण की इन्हें जो प्राप्ति हुई थी बैसाख पूर्णिमा के दिन कुशीनगर उत्तर प्रदेश में 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, ये तो हो गया इनके बारे में। और इनसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना मोस्टली वो हैं आपके बौद्ध संगीतियाँ। बौद्ध संगति में पहली 483 ईसा पूर्व में हुई थी। राजगृह कहाँ हुई? कौन अध्यक्ष कर रहे थे? महाकश्यप उसके अध्यक्ष कर रहे थे। किसके शासनकाल में? अजात शत्रु। ए के आका, आप बोल सकते ए के आका अजात शत्रु। सेकंड कालाशोक, थर्ड अशोक और आपका फोर्थ हुई थी कनिष्क के टाइम पे। ये शासक या शासक आप याद कर सकते हैं। तो पहली 483 में राजगृह में महाकश्यप अजात शत्रु के टाइम पे हुई। दूसरी 383 में हुई थी वैशाली में साब कमीर के अध्यक्षता में कालाशोक के शासनकाल में हुई। तीसरी जो है 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र मोगली पुत्र तिश्यु के अध्यक्षता में हुई और शासक कौन था? अशोक था। चतुर्थ 98 ईस्वी में हुई थी कुंडलवन, आपका वसुमित्र उसके अध्यक्ष थे और कनिष्क क्या थे? इसके शासक थे। तो इन चीजों का आप याद रखिएगा। अच्छा, इनके त्रिपिटक हैं। त्रिपिटक में सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक आते हैं। जो सुत्त पिटक था उसका जो स्वरूप था वो था पिटकों में सबसे बृहत्तम, बड़ा माना जाता है, सबसे ऊपर।
और इसमें जो विषय थे बुद्ध के उपदेश और संवादों का इसमें संकलन है सुत्त पिटक में। विनय पिटक जो है ये पिटकों में लघुत्तम बीच का है। इसमें बौद्ध संघ के जो आचार विचार नियम निषेध है इनका संकलन किया गया है। और अभिधम्म पिटक जिसमें ये वो पिटक है, मध्यम वाला पिटक है, बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन है। अलग अलग पूछा जाता है कि बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन किस पिटक में है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। और ये भी पूछता है कि बौद्ध धर्म के तिरत्नों में क्या शामिल है, बुद्ध धम्म संघ हो जाएगा। इनके अलावा यहाँ पर गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किसने किया है, किस शैली में किया, तो ग्रीक रोमन शैली में किया गया है। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात था, तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात था। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ है, कनिष्क हो जाएगा। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई है, तो याद रखिएगा कुषाण काल में। पहली शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था, तो वो थे नागार्जुन। संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला बताया था प्रजापति गौतमी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की थी, ये पूछा जाता है। वैशाली में इन्होंने अपनी अंतिम वर्षा को व्यतीत किया था। तो ये थे इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अलग और भी क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड, उनको हम करेंगे। जैसे पूछा जाता है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है, तो वो है पहला उपदेश। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है, आचरण की शुद्धता और पवित्रता से, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो ये बुद्ध जी के बारे में हो गया है। बुद्ध किसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे, उदयन जो उदयन थे ना उनके शासनकाल में आए थे। और बौद्ध धर्म में शून्यवाद और विज्ञानवाद जो दार्शनिक पद्धतियां थी उनका उदय हुआ है। और इनका जो प्रभाव है वो शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा हुआ है। इसी कारण जो है उन्हें क्या कहते हैं, प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा भी दी जाती है। चलेगा। तो ये आप लोगों का यहाँ पर हो गया है बुद्ध जी के बारे में जो इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। सो ये दिया है मोरक्को का निवासी था और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे भारत आया था 1333 के आसपास लगभग। इब्न बतूता, ऑप्शन सी। इसकी किताब थी किताब उल रिहला, उसमें इसने अपने यात्रा वृतांत में जो सल्तनत काल था ना उसमें जो प्रचलित डाक व्यवस्था थी उसका विस्तृत विवरण दिया है। तो आंसर हो जाएगा सी। इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था और कालांतर में इसे दूत बनाकर चीन भी भेजा था। अमीर खुसरो जो भारतीय भाषा का सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि थे, आपको याद रखना है अमीर खुसरो यहाँ पर आया है। और इनका जन्म जो है अमीर खुसरो का एटा किसके हैं, फारसी भाषा का सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि, जन्म एटा उत्तर प्रदेश में हुआ था। और निजामुद्दीन औलिया की हम बात करते हैं। ये जो थे ना जो हमारे आपने निजामुद्दीन औलिया सुना होगा, अमीर खुसरो उनके शिष्य थे। ये जो है पहले भारतीय लेखक थे जिसने हिंदी शब्दों और मुहावरों का प्रयोग किया था। क्वेश्चन पूछता है कि पहले भारतीय लेखक कौन थे जिसने हिंदी शब्दों और मुहावरों का प्रयोग किया, अमीर खुसरो। जियाउद्दीन बरनी यहाँ पर दिया है। मोहम्मद तुगलक के दरबार में ये नदीम के पद पर था, किसके पद पर, नदीम के पद पर था। और इसने तारीख फिरोज शाही एंड फतवा ए जहादरी की रचना की, इसलिए आपने बहुत बार इनका नाम सुना होगा। ये तो क्वेश्चन नहीं पूछता कि किसके दरबार में क्या थे, लेकिन आप याद रखना कि जियाउद्दीन बरनी मोहम्मद तुगलक के दरबार में नदीम थे। लेकिन ये पूछा जाता है कि किसने जो है तारीख फिरोज शाही एंड फतवा ए जहादरी की रचना की है, तो वो है जियाउद्दीन बरनी। एंड फरिश्ता की प्रमुख पुस्तक है एक तारीख फरिश्ता। तो तारीख फरिश्ता जो है वो फरिश्ता इनके मोहम्मद कासिम जो हिंदू शाह थे, इनको बोला जाता है मोहम्मद कासिम हिंदू शाह, इनकी प्रमुख रचना है तारीख फरिश्ता। आगे देखिएगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे, किसके दरबार में रहे, इन्हें उपाधि दी गई है तूती ए हिंद। और ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे थे, किसके दरबार में रहे, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे थे। फारसी भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, जन्म एटा जनपद में हुआ, अभी जस्ट बताया है। और
ये देखिए जो अमीर खुसरो है ना, ये एकमात्र ऐसे रचनाकार हैं या थे जिन्होंने 8 सुल्तानों के शासनकाल को देखा था, और इन्होंने हिंदवी भाषा का उल्लेख किया है, और ये फारसी कवि थे। इन्होंने बहुत सारी ग्रंथों की रचना भी की है। इन्हें हिंद का तोता कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हिंद का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। और एकमात्र रचनाकार वो कौन थे जिन्होंने 8 सुल्तानों के शासनकाल को देखा? अमीर खुसरो हो जाएगा। और अमीर खुसरो किस भाषा के कवि हैं? फारसी भाषा के। इनका जन्म कब हुआ? ये किसके दरबार में थे? ये चीज भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को काल क्रमानुसार अवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को ढूंढना है। देखो भाई, चंगेज खान यानी कि इल्तुतमिश के समय में आपका चंगेज खान, तैमूर की बात करते हैं 1398 में, नासिरुद्दीन महमूद के समय, नादिर शाह आपका जो थे वो 1739 में आपका मोहम्मद शाह रंगीला के समय, और अहमद शाह अब्दाली जो थे ये हो जाएगा आपका 1761 में अहमद शाह के समय। सो इस प्रकार जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा 2, आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपको यहाँ पर सही होगा, सीक्वेंस। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है कि बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? बहमनी राज्य की स्थापना इसकी जो स्थापना है वो अलाउद्दीन हसन ने की थी। हुआ क्या था कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम जो दिन थे, अंतिम दिनों में दक्कन में अमीरान ए सदह के विरोध के परिणाम स्वरूप 1347 में जफर खान ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके बहमनी राज्य की स्थापना की थी। इस चीज का ध्यान रखेंगे। आगे है वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे, एक्टिव थे? तो ये है आपके ऑप्शन डी, विजयनगर राज्यकाल। आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी, विजयकाल के टाइम पे, विजयनगर राज्यकाल के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर है 7। आदि ग्रंथ को संग्रहित किया था, आदि ग्रंथ को किसने संग्रहित किया था? ये जो सबसे पहले आदि ग्रंथ है ना, ये आपका सिख धर्म का एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है, और ये ग्रंथ सिखों का श्रद्धेय धर्म ग्रंथ है। गुरु ग्रंथ साहिब की पहले संग्रहकर्ता 5वें गुरु अर्जुन देव जी यहाँ पर हुए थे। ठीक है, सो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, गुरु अर्जुन देव। उनके बाद आद्र गुरुदास उसके संपादक हुए, और मुगल सम्राट ने जहांगीर, जो जहांगीर था मुगल सम्राट, उसने अर्जुन देव को लाहौर में अपने विद्रोही जो बेटा था खुसरो, उसकी सहायता के लिए मृत्युदंड दिया था। ये चीज याद रखना। ये जो गुरु अर्जुन देव थे ना, ये 5वें गुरु थे, और इनको किसने मृत्युदंड दिया था? जहांगीर ने दिया था। किसकी सहायता के लिए? खुसरो की हेल्प के लिए दिया था। और गुरु ग्रंथ साहिब जो है, इस आदि ग्रंथ संग्रहित किया था वो आपके अर्जुन देव ही थे। बाद में फिर आगे जाकर आद्य गुरुदास ने इसका संपादक वो बने थे। आगे है, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, किसके बीच में लड़ा गया? पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 1761 में। मराठों के जो सेनापति थे सदाशिव राव और आपके अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ, जिसमें मराठे हार जाते हैं। पानीपत का पहला, देखो भाई, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? किस किस के बीच में हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ, ऑप्शन सी। नेतृत्व कौन कर रहे थे? सदाशिव कर रहे थे। पहला 1526 में होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी हारता है। दूसरा युद्ध इसका 1556 में होता है हेमचंद्र विक्रमादित्य अर्थात हेमू और अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था, दूसरा वाला, जिसमें अकबर की सेना जीत जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से आपने मैच करना है। यहाँ पर याद रखना है कि बीजापुर राज्य में जो था ना, आदिल शाही वंश की जो स्थापना है वो हुई थी 1489 में 1489 में यूसुफ आदिल शाह ने किया था। तो यूसुफ आदिल शाह ने बीजापुर आदिल शाही वंश की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने की थी।
1489 में यहाँ पर इसका तो 2 हो जाएगा। एंड कुतुब शाही की बात करते हैं तो कुतुब शाह ने कुतुब शाही वंश की स्थापना गोलकुंडा में की थी 1512 एंड 18 ईस्वी में। सो यहाँ पर हो जाएगा गोलकुंडा। निजाम शाही वंश की बात करेंगे तो मलिक अहमद ने अहमदनगर में 1490 में निजाम शाही वंश की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? आपका अहमदनगर में। सो यहाँ पर आपका 1 होगा हैदराबाद, फिर आपको लगाना पड़ेगा। और सरकी शाही वंश जो है ना, इसकी स्थापना जौनपुर में मलिक सरवर ने की थी 1397 में। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य का विघटन और यूरोपीय से रिलेटेड क्वेश्चन है। बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया गया था। तो बंगाल और बिहार में जो स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया था वो किसने किया था? स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत बंगाल, बिहार, अब ये भी रखना, याद रखना, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कार्नवालिस ने की थी। ऑप्शन ए कब की थी? 1793 में। इसके तहत जो कुल उपज था उसका 10/11 हिस्सा जो हिस्सा था ना, कंपनी 1/11 हिस्सा जमींदार को मिलता था। सो इसमें आपने याद रखना है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, आपसे पूछा है। खालसा पंथ की हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। सो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी, जो कि 10वें गुरु थे। और व्यक्तित्व गुरुत्व के सिद्धांत को खत्म किया था इन्होंने 1699 में, खत्म करके खालसा पंथ को गठित किया था। जिसके कारण जो सिख थे ना, सिखों की विशिष्ट वेशभूषा आपने देखी होगी, जिसमें वो धारण करते हैं केश, कंघा, कृपाण, कड़ा और कच्छ धारण करना अनिवार्य है। आगे यहाँ पर ब्रह्म समाज के संस्थापक, अब वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया। ब्रह्म समाज के जो संस्थापक हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को हुई थी और राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया था। और जो ब्रह्म समाज था उसका मेन उद्देश्य क्या था? एकेश्वरवाद की स्थापना, मूर्ति पूजा का विरोध और पुरोहितवाद का विरोध, साथ में अवतारवाद का खंडन। ये इसका उद्देश्य था ब्रह्म समाज का। 20 अगस्त 1828 राजा राममोहन राय। समाचार पत्र और प्रारंभ करने वाला व्यक्ति यहाँ पर पूछा है। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूंगी बॉम्बे क्रॉनिकल, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता आएंगे यहाँ पर। ऑप्शन सी सीधे एलिमिनेट हो रहा है। और उसके बाद कॉमनवेल्थ की बात करेंगे तो वो है आपके श्रीमती एनी बेसेंट है। लीडर की हम बात करेंगे तो लीडर आपके मदन मोहन मालवीय जी हैं और सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा है। नेक्स्ट आप लोगों का है 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था। तो पहला विभाजन जो हुआ था, उग्रवादी और उदारवादी के रूप में 2 दलों में कांग्रेस विभाजित हुई थी। और सूरत आपका वो अधिवेशन था और ये हुआ था 1907 में, जिसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे। और विभाजन के कारण जो सूरत अधिवेशन था, इसमें अध्यक्षता और उग्रवादी की उदारवादियों की कार्यप्रणाली से क्या हो गए थे? असंतुष्टि थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? सो इसमें आपका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर आप लोगों का है 19। आई थिंक बीच के क्वेश्चंस आपके यहाँ पर गायब हो गए। फिलहाल हम 19 को देखते हैं कि कांग्रेस के आधिकारिक इतिहासकार के रचयिता हैं पट्टाभी सीतारामैया। ऑप्शन, इनकी पुस्तक का नाम है कांग्रेस का इतिहास। तो कांग्रेस का इतिहास ऑप्शन तो हो जाएगा सी, और कांग्रेस का इतिहास नाम की जो पुस्तक है वो इन्हीं की है। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, बीच के क्वेश्चंस स्किप हो गए। सो मैं क्वेश्चंस आपको बाद में लास्ट में इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो ऐड कर दूंगी। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्न में से किन की गिरफ्तारी के विरोध में काफी समय में निहत्थे लोग अमृतसर में जलियांवाला बाग में, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इकट्ठे हुए थे? किसकी गिरफ्तारी के विरोध में थे? सो वो थे आपके डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 21। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मैच करना है। घटना और अवसर यहाँ पर आपके दिए गए हैं, ठीक है। घटना और अवसर, कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव जो आया था वो 31 दिसंबर 1929 को आया था। और पूर्ण स्वराज की हम तो ऑप्शन तो हो गया बी सीधे एलिमिनेट।
पूर्ण स्वराज दिवस आपका कब मनाया गया है? 26 जनवरी 1930 को मनाया गया है। दांडी मार्च की हम बात करेंगे तो वो आपका 12 मार्च 1930 हो जाएगा। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस की हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका सितंबर 1931 में। ठीक है, तो इनका आप लोगों ने ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी जो कपड़े थे उन विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? कौन था वो, किसने बताया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बताया था। और ऑप्शन हो जाएगा डी। और जो असहयोग आंदोलन है ये 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। ऑप्शन डी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख्य बनाया था, किसने बनाया था? इसे गांधी जी ने तैयार किया था। ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था 1939 टू 1945, इसके दौरान 8 अगस्त 1945 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया और इसका जो लक्ष्य था वो क्या था? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा गया है। 24 का यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर बता दूं कि आपका जो गोरखपुर है वो राप्ती नदी के किनारे है। जबलपुर आपका जो है नर्मदा नदी के किनारे है। सूरत है ये, ठीक है, सूरत आपका ताप्ती नदी के किनारे। जो लधिया है ना ये आपका सतलज के किनारे है। सतलज नदी आपको ध्यान रखना है। आगे है ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान कौन सा है? ऊपरी गंगा नदी जो है हरिद्वार के पास से निकाली गई है ये नहर, और इसका जो निर्माण कार्य है ना वो 1842 से लेकर 56 के दौरान हुआ। इस नहर की जो लंबाई है वो लगभग 340 किलोमीटर है। और सही आंसर होगा यहाँ पर हरिद्वार, उद्भव स्थान इसका हरिद्वार है। और ये लगभग आपका 7 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई यहाँ पर होती है। ऊपरी भाग जो है गंगा यमुना का, वहाँ पर जैसे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़ वाला, मथुरा वाला, ये वाला रीजन। और इसमें गेहूं और गन्ना उत्पादन में बहुत ज़्यादा इस नहर का योगदान है। आगे है, निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? समुद्र तल से सबसे ज़्यादा, यानी कि समुद्र तल से 2800 मीटर से लेकर के 3800 मीटर की हाइट में जो वृक्ष मिलते हैं उसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर देवदार। क्या हो जाएगा? देवदार। नागार्जुन सागर डैम बना हुआ है। नागार्जुन सागर डैम आपका जो है इसका जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो 10 दिसंबर 1955 जब 1955 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे उनके टाइम पे कराया गया था। और ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, इसका जो शुभारंभ है स्टार्टिंग मतलब जब से इसमें काम मतलब ये शुरू हुआ है 1967, बना ये था आपका 1955 में, लेकिन ये बनकर और तैयार होने के बाद इसमें जो वर्क शुरू होने लगा वो 1967 से हुआ। और जब यहाँ पर वर्क चल रहा था ना, कंस्ट्रक्शन चल रहा था, यहाँ से बौद्ध धर्म के अवशेष मिले थे और यहाँ कभी बिहार बौद्धि मोनेस्ट्री और एक विश्वविद्यालय हुआ करता था। ये जो वहाँ से सामान मिला, जो अवशेष मिले, उससे पता चला है। और ये है आप लोगों का कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन सी हो जाएगा, तेलंगाना राज्य में लोकेटेड है। अगर तेलंगाना ऑप्शन में नहीं है फिर आंध्र प्रदेश आप लगाएंगे क्योंकि उसी के बॉर्डर में है, क्योंकि तेलंगाना भी आंध्र प्रदेश से अलग हुआ 2 जून 2014 को। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग की हम बात करेंगे तो वो है आपका सूती कपड़ा का, जो कि प्राचीनतम पूछा है। प्राचीनतम में हमारा यही आता है। आगे क्वेश्चन आप लोगों का है कि पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह की हम बात करेंगे तो आपने सुना होगा जुड़वा ग्रह जिसे कहते हैं, ट्विंस है ना। और प्लैनेट एंड संध्या का तारा, सांझ का तारा, भोर का तारा जिसे कहा जाता है। और इस प्रकार आंसर होगा शुक्र। और जो शुक्र ग्रह है ना, इसका कोई सैटेलाइट, कोई उपग्रह नहीं है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, सदाबहार वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार आपके जो वर्षावन है ये मोस्टली आपको ब्राजील में देखने को मिलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है,
क्वेश्चन नंबर है आपका 31। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें जब दिन और रात बराबर होगा, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं भूमध्य रेखा इक्वेटर पर। 21 जून और 22 दिसंबर को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में दिन सर्वाधिक लंबा और रातें सर्वाधिक छोटी होती हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा इनकी भूमध्य रेखा पर चमकता है। इस दिन विश्व के अलग अलग भागों में दिन और रात की अवधि समान होती है। इन्हें क्या कहा जाता है? विषुवत दिवस भी कहा जाता है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सागरों में से किस एक का जल सबसे अधिक खारा है? वो है आपका ऑप्शन सी मृत सागर। कौन सा है? मृत सागर। विश्व में सर्वाधिक लवणता तुर्की के वानगाल एंड या फिर वान झील पर पाई जाती है। इसके बाद मृत सागर एंड ग्रेट सॉल्ट लेक में इसका स्थान है। अब देखो वानगाल 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 या वान झील, ये तो अभी ऑप्शन में है नहीं टर्की वाली। फिर आपका मृत सागर भी नहीं होता, फिर ग्रेट सॉल्ट लेक का यहाँ पर आता। मृत सागर विश्व की सबसे नीची झील है जो कि समुद्र की सतह से 393 मीटर ये नीचे मानी जाती है। आगे क्वेश्चन है, समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है? कार्य क्या है? भूतल पर पराबैंगनी विकिरण ताप को थामना यानी कि रोकना। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, विश्व में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? 27 जून 1954 को यूएसएसआर के ओपनिसंक न्यूक्लियर पावर प्लांट विद्युत ग्रिड के लिए बिजली उत्पादित करने वाला दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बना और इसने करीब 5 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी किया है, वो है रूस में। ऑप्शन सी। आगे क्वेश्चन है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 2001 के अकॉर्डिंग यह है 27.5% शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या की प्रतिशत का 27.5 और 27.8 वैसे है। आप ऑप्शन में 8 तो है नहीं, फिर 5 आप करेंगे नियरेस्ट। एंड 2011 के अकॉर्डिंग, क्योंकि लास्ट जनगणना 2011 में हुई थी, उसके अकॉर्डिंग देश की कुल 121 करोड़ जनसंख्या में से 37.71 करोड़ शहरी क्षेत्रों में और शेष 83.37 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करें। इस प्रकार देश की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या अब है 31.1%, जबकि 68.9% जनसंख्या अभी भी गांवों में निवास करती है। सबसे ज्यादा जो शहरी जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग वो है गोवा में। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है हिमाचल। और भारत की जनसंख्या 100, अभी अगर नया आंकड़ा आएगा ना, लेकिन फिर भी 2019 में एक अनुमान लगाया गया था और उसके अकॉर्डिंग 136 करोड़ के आसपास यहाँ पर हो चुकी थी। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है, नवीन जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात महिला प्रति 1000 पुरुषों में कितनी है? तो 2000 कौन से ईयर के अकॉर्डिंग? ये 1 के अकॉर्डिंग है और 1 के अकॉर्डिंग है 933, लेकिन 11 के अकॉर्डिंग बात करेंगे ना तो 943 आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। केरल राज्य में करंट में सबसे ज्यादा सर्वाधिक लिंगानुपात है और हरियाणा में 879 यहाँ पर क्या है, 1000 पुरुषों में इतनी महिलाएं हैं 879। केरल में 1084 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों में, तो लिंगानुपात सबसे ज्यादा वहां का है और सबसे कम आपका हरियाणा का। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की पिछली दशक में वार्षिक घातांकी वृद्धि दर क्या थी? वो है 1.9% है, 1.9%। एंड 10 की वृद्धि दर 21.34% है। एंड 2011 के अकॉर्डिंग भारत की जनसंख्या 2001 और 11 में 10 की वृद्धि दर जो है वो है 17.7%। एंड एवरेज वार्षिक जनसंख्या में वृद्धि है 1.64%। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी रेखा के नीचे निर्वाह करने वाली जनसंख्या का कितना प्रतिशत अधिकतम है? वो है आपका यहाँ पर अधिकतम है कहाँ? यहाँ पर उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा में।
ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा सी। और ये जो गरीबी रेखा के नीचे निर्धनता का जो ये प्रतिशत दिया है ना, ये आपका बिहार आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपका सबसे ऊपर हो जाएगा उड़ीसा, ध्यान रखेंगे। उड़ीसा के बाद आप लोगों का है मध्य प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश के बाद आपका है बिहार, फिर आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही क्रम क्या है। सही क्रम की हम बात करेंगे 2001 के अकॉर्डिंग। 2001 के अकॉर्डिंग गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। 2011 और गुजरात कौन सा है आपका, गुजरात सर्वाधिक नगरीकृत में आपका गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु थे। और जबकि 2011 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा है। गोवा तो ऑप्शन में है नहीं। नगरीकरण प्रतिशत आपका अगर पूछेगा तो भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा है। 2011 के अकॉर्डिंग, जनगणना के अकॉर्डिंग जो है गोवा की कुल जनसंख्या का 62.2% तो क्या है आपका नगरीय है। इन सेकेंड स्थान मिजोरम है, थर्ड तमिलनाडु है और फोर्थ आपका केरला है। आगे क्वेश्चन है कि मलिन बस्तियों में रहने वालों का जनसंख्या प्रतिशत अधिकतम है मुंबई में। मुंबई भारत आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है यहाँ पर, 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक निरक्षरता वाला राज्य कौन सा है, जो कि आपका निरक्षर है 2001 के अकॉर्डिंग, और वो है हमारा बिहार था 2001 के अकॉर्डिंग। और 2011 के अकॉर्डिंग सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार ही है, 61.8%। यहाँ पर याद रखना, सबसे अधिक साक्षरता केरल में दर्ज की गई है 94%। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में कहाँ है। भाग 4 और आर्टिकल आपका 36 से 51 तक, जो कि 16 अनुच्छेद है, उसमें दिया गया है। ऑप्शन हो जाएगा आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है। आपको पता है 44वें अमेंडमेंट एक्ट 1978 को थ्रू 44वें संविधान संशोधन 1978 से पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, लेकिन संविधान संशोधन के बाद इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया और विधिक अधिकार इसे बनाकर 300A में क्या कर दिया है, यानी कि क में इसे शामिल कर दिया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि निम्न में से किस एक की संतुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से रिलेटेड प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया है। देखिएगा वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग बनेगा, लेकिन हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहाँ पर कवर करेंगे। पसंद आए तो शेयर कीजिए, नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नहीं पसंद आया है आप लोगों को सेशन तो आप जा भी सकते हैं, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। सपोर्ट कीजिएगा एंड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ऑप्शन सी स्वर्ण सिंह समिति, ये 2002 का है, प्री का पेपर है ये। और एक चीज बता दूं, तब भी जनसंख्या से क्वेश्चंस आते थे, जनगणना से, और आज भी क्वेश्चन आते हैं जनगणना। प्रीवियस ईयर आपको एक चीज बता रहा है कि भाई जनगणना वाला जो टॉपिक है ना, उसे आप जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, हाँ, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी। 42वें, हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इन्हें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ पर जोड़ा गया है। अनुच्छेद कौन सा है, आर्टिकल 51 का क, अर्थात इंग्लिश में ए यहाँ पर सही होगा। फिर से सूची 1 को सूची 2 से आपने कोड को मिलाना है। आपके यहाँ पर क्या दिए गए हैं, अनुच्छेद दिए गए हैं, उनको आपने मैच करना है। मैच करेंगे तो संविधान का जो अनुच्छेद आपका कौन सा है, 5 है, वो प्रारंभ पर नागरिकता को यहाँ पर दिखाएगा। और 124 की बात करें तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना की बात करता है। किसकी बात करता है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की बात करता है, तो ये थर्ड हो जाएगा, संघीय न्यायपालिका। और अनुच्छेद 352 की हम बात करेंगे तो वो आपातकाल की उद्घोषणा की बात करता है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर होगा आकस्मिक प्रावधान है। और अनुच्छेद 243 में विधायी शक्तियों के वितरण की बात की गई है, केंद्र राज्यों के बीच में, आर्टिकल 245 में। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं किसके द्वारा,
46 का सी, संसद के दोनों सदनों के द्वारा ये निर्वाचित होते हैं और दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन लेकिन जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में सदन होता है ना, संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे और बाकी वैसे दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं उपराष्ट्रपति के में। भारत में केंद्र और राज्य संबंध प्रभावित होते हैं किस चीज से? संविधान के प्रावधानों से, नियोजन प्रक्रिया से, राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से या हुक्म चलाने की इच्छा की प्रबलता से। भारत में केंद्र और राज्य का संबंध प्रभावित होता है, आपको बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखना है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। और आर्टिकल 11 में केंद्र राज्य विधायी संबंधी अनुच्छेद 243 से 255, प्रशासनिक संबंध अनुच्छेद 256 से 263, भाग 12 में वित्तीय संबंध अनुच्छेद 268 से 293 में इसका प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है किस सूची का? तो ये आता है समवर्ती सूची में, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पर आप लोगों का सही होगा। निम्न में से किस एक की सिफारिश के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है? तो वित्तीय वितरण आपका आर्टिकल 280 में आपका वित्तीय आयोग के गठन से रिलेटेड है। आपका अनुच्छेद 280 बहुत बार पूछा जाता है। वित्तीय आयोग आपका सही आंसर होगा, जो कि एक की सिफारिशों के आधार पर जो है वित्तीय आयोग संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है। और आपका जो वित्तीय आयोग है इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 280 में। आगे है, संविधान के 73वें संशोधन ने प्रावधान किया है। तो 73वें संविधान संशोधन ने क्या प्रावधान किया है बताइएगा जल्दी से। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है संविधान का जो भाग 9 और 16 है, भाग 9 और अनुच्छेद 16 और 11वीं अनुसूची यहाँ पर जोड़ी गई है, जिसे पंचायती राज व्यवस्था से जो कि रिलेटेड है। यहाँ पर आपका जो सही होगा ना, यहाँ पर पंचायतों की नियमित चुनाव कराने की और महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के रिजर्वेशन आरक्षण की, राज्य वित्तीय आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायत को वित्त का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण, 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायत को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण। सारे के सारे क्या हैं आपके यहाँ पर सही हैं। भारत में स्वपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम किसने जो है अपनाया, किस योजना में? याद रखिएगा 1961 और 62 से लेकर के 1966-67 के बीच में जो योजना हुई थी वो है तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसमें यहाँ पर अपनाया गया था। आगे क्वेश्चन नीचे दिए गए वक्तव्य को यहाँ पर पढ़ना है और पढ़कर सही कूट का आपने चयन करना है। 52, भारतीय आर्थिक नीति के अंदर और बाहर दोनों की ओर से अधिकाधिक आलोचना हो रही है, क्या ये सही है? आलोचना इसका कारण दे रखा है कि अधिकांशतः आदर्शों के भेदों पर आधारित है। याद रखिएगा यहाँ पर ए आपका गलत है, लेकिन जो आर है ना, जो उसका कारण दिया है वो बिल्कुल सही, ऑप्शन डी। भारतीय अर्थव्यवस्था आपको पता है सार्वजनिक, पब्लिक और निजी यानी कि प्राइवेट क्षेत्र के बीच के संतुलन को प्रश्रय देती है। वर्तमान में विनिवेश की प्रक्रिया के द्वारा सरकार अलग अलग सरकारी जो व्यवसाय हैं, प्रतिष्ठानों में अपनी सहभागिता को कम करती जा रही है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि किसके निर्यात से भारत के निर्यात आय में सर्वाधिक योगदान होता है? ऑप्शन डी, कपड़ा एवं सिलाए वस्त्रों के, यहाँ पर डी यहाँ सही होगा। एंड आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अकॉर्डिंग भारत सबसे अधिक निर्यात पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात जो करता है वो पेट्रोलियम उत्पाद, दवा और पर्ल स्टोन का करता है 2021 के अकॉर्डिंग। आगे क्वेश्चन है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा गया है। 54 का आंसर दीजिएगा। यहाँ पर जो रिएक्टर पैमाना होता है वो भूकंप को मापने का एक यंत्र होता है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। रिएक्टर स्केल में ये एक क्या होता है, लॉगरिथम स्केल होता है और जिसमें 1 से लेकर 9 तक की कुछ संख्याएं होती हैं। रिएक्टर स्केल जो होता है उसमें प्रत्येक आगे की संख्या अपने ठीक पीछे की संख्या के 10 गुने परिणाम को बताती है। ठीक है। आर्द्रता जो है वो जलवाष्प का मात्रक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पास्कल यूनिट है किसकी? पास्कल है यहाँ पर ऑप्शन डी दाब की है।
और दाब का जो फॉर्मूला होता है, दाब इक्वल टू बल अपॉन क्षेत्रफल होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर है कि 1 kg पर सेंटीमीटर दाब समतुल्य है किसके? तो ये है आपका 1.0 बार के बराबर। 1000 मिलीबार का वायुमंडलीय दबाव 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 1.053 kg भार के बराबर होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा 56 का? यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा 1.0। नेक्स्ट है आपका शीशा अति उत्तम कच्चा माल है किसका? किसके लिए? पावर एल्कोहल के लिए, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। आगे है प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? सो शुष्क बर्फ यहाँ पर कहा जाता है जो आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। इसी को शुष्क हिम भी कहा जाता है। ये गर्म करने पर सीधे सीधे किसमें होगी? गैस में चेंज हो जाती है, परिवर्तित होती है। इसका यूज मछली या फल आदि के संरक्षण, प्रोटेक्शन एंड ताप को कम करने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है पित्तल एक मिश्रण है, किसका मिक्सचर है? सो पीतल आपका है ब्रॉन्ज एंड तांबे। ब्रॉन्ज में तांबा 70%, जस्ता 30% होता है और कॉपर 70, जिंक आपका 30, तांबा और जस्ते से मिलकर बना होता है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अश्रु गैस है, अश्रु गैस अमोनिया आपका NH3 जिसे कहा जाता है। NH3 आपका क्या है? एक क्षारीय गैस है, एक अश्रु गैस है। और आपको पता है कि 1771 में प्रिस्टले ने अमोनिया गैस का जो है सबसे पहले 1771 में प्रिस्टले ने नौसादर अमोनियम क्लोराइड NH4Ci को चूने के साथ गर्म करके यहाँ पर प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 62। सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? सिनकोने का जो पौधा होता है उसके किस भाग से जो है कुनैन प्राप्त होता है? तो वह है तने की छाल से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, और ये जो मलेरिया होता है ना, मलेरिया की औषधि मानी जाती है। लौह अंश सबसे अधिक पाया जाता है किसमें? हरी सब्जियों में आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम्स मूलतः हैं, क्या है ये एंजाइम्स? प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन बहुत ज़्यादा जटिल होते हैं और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन है 65। निम्न में से किस में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? संतरा यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन डी। और इसका जो रस, विटामिन सी जल में क्या होता है? विलय होता है। पूछा जाता है कि जल में विलय कौन सा? विटामिन सी। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड C6H8O6 होता है। उसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पोलियो का विषाणु शरीर में प्रवेश करता है किसके काटने पर? दूषित भोजन और जल के द्वारा होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक अनाज में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक है? किस एक मोटे अनाज में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक है? तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो प्रोटीन मिलता है वो किस में मिलता है? ऑप्शन हो जाएगा सोयाबीन। निम्न में से कौन एक कंप्यूटर पद नहीं है? देखा भाई, बाइनरी कोड चिब मोड होता है, लेकिन एनालॉग आपका नहीं होता है। यह एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है राशियों में अनुरूपता खोजना। एनालॉग कंप्यूटर में किसी भौतिक विधि या राशि को इलेक्ट्रॉनिक परिपथों की सहायता से क्या किया जाता है? विद्युत संकेतों में अनुरूपित किया जाता है। आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य, यानी रैम की फुल फॉर्म पूछा है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम कंप्यूटर मेन मेमोरी होता है, और इसमें जो संप्रेषित सभी डाटा होता है उसे सीधे रैम में ही जमा होते हैं, वो जहाँ से आवश्यकता पड़ने पर अन्य जगह भेजे जाते हैं। जब कंप्यूटर पर कोई प्रोग्राम रन कर रहा है ना, उस समय उस प्रोग्राम के निर्देश और डाटा को रैम में ही क्या किया जाता है? सुरक्षित किया जाता है, ताकि जो सीपीयू है, सीपीयू अपना काम तीव्र गति से कर सके। और जो आपका रैम होता है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी। इस जो रैम होता है ये अस्थाई मेमोरी होती है, क्योंकि जब पीसी को ऑफ किया जाता है तब रैम में जो भी डाटा होता है ना, मौजूद डाटा होता है वो समाप्त हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है क्या कहलाता है? सो वो होता है आपका डिस्क। क्या होता है? डिस्क। और डिस्क क्या है? हार्डवेयर है जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का क्या कर सकता है? भंडारण। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो वो है आपका फोर्ट्रॉन, ऑप्शन सी। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है क्या कहलाता है? मॉडेम कहलाता है। मॉडेम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि ग्लोबीय तापप्रति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है और आपको कोड के माध्यम से बताना है। तो देखिएगा, ग्लोबिच तापप्रति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम ये कि इससे ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के पिघलने के बाद समुद्र की सतह में वृद्धि होती है। बिल्कुल से। और इसके कारण जो है वर्तमान स्तर पर नियंत्रण नहीं किया गया तो 2070 तक समुद्र की सतह का 1 मीटर तक के बढ़ना संभावित है और विश्व के समस्त मूंगे द्वीप डूब जाएंगे। बिल्कुल सही है। और यह संभावना है कि 2044 तक फिजी द्वीप डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक नीदरलैंड पर एक क्या होगा? गंभीर संकट छा जाएगा। बिल्कुल, ये सारे के सारे कूट क्या हैं? आपके सही हैं, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ए। हमारा जो वायुमंडल है ना, इसमें आपको पता है बढ़ती उष्मरोधी जो गैस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, क्लोरोफ्लोरो कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्लोरोफ्लोरो आपका कार्बन ऑक्साइड है, हाइड्रोक्लोरो फ्लोरोकार्बन HCF है और आपका सल्फर हेक्साक्लोराइड SF6 है। इसके कारण पृथ्वी का तापमान टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। और फिर वही है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो बर्फ़ पिघलेगी और बर्फ़ पिघलेगी तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली, यानी कि विनाशकारी रूप एक दिन धारण करने वाली है अगर अभी इंसान नहीं समझा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि उत्तरांचल के किस लेखक को वर्ष, आप देखिएगा बीच में कुछ क्वेश्चंस आपके गायब मिलेंगे ना, तो वहां पर या तो रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे या आपके उसके करंट अफेयर के क्वेश्चंस यहाँ पर रखे हुए होंगे। उनको मैं करंट अफेयर तो मैं आपको नया वाला कराऊंगी क्योंकि 2002 और 1 का करंट तो नहीं पूछेगा, बट हाँ 22 और 21 और 23 वाला करंट आपसे पूछा जाएगा तो वो हम अलग से आप लोगों को कराएंगे। ठीक है। उत्तरांचल के किस लेखक को वर्ष 2002 का व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया है? सो वो है रमेश चंद्र शाह, ऑप्शन बी। साहित्यकार हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि और जो यहाँ पर वीरेंद्र डंगवाल है ना, इनको 2004 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इनके 2 कविता संग्रह है, इसी दुनिया में और दूसरा है दुष्चक्र में सृष्टा, ये प्रकाशित हुए थे। कसब, हम लोग, कुरु कुरु स्वाहा, ये मनोहर श्याम जोशी की रचना है। 24 मार्च 2021 को के बिरला फाउंडेशन के द्वारा हिंदी के फेमस प्रोफेसर शरद पगारे को वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित 30वां व्यास सम्मान दिया गया। मैंने अभी हाल ही में आपको 32वां व्यास सम्मान बताया, जरा जल्दी से बताओ कि किन्हें दिया गया। नेक्स्ट आपका है, पिछले दशक में जनसंख्या की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस जनपद का क्रम नीचे हो गया है? तो वो है आपका चमोली, लेकिन मैं बात करूंगी 2011 के आंकड़े। ठीक है। और 2011 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग आपका राज्य के संदर्भ में अगर जनसंख्या देखते हैं जनपदवार, तो सबसे ज़्यादा आपका हरिद्वार है, फिर देहरादून है, फिर उधम सिंह नगर, और सबसे कम है रुद्रप्रयाग की जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है यहाँ पर 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तरांचल की जनसंख्या कितनी, 1 के अकॉर्डिंग आपसे पूछा है, तो 85 लाख के आसपास थी। और 2011 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग आपका 1 करोड़ हो चुका है। ठीक है, इस चीज का आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है कि सूची 1 को सूची 2 से आपने मैच करना है। मेले और उत्तरांचल के स्थल यहाँ पर दिए गए हैं। बगवाल मेला देवीधुरा में लगता है। चैती का मेला आपका काशीपुर में लगता है। और यहाँ पर एक और मेला लगता है काशीपुर में, सुंदरी का मेला। और गबला देव का मेला आपका कहाँ पर लगता है? दारमा में लगता है। और मुस्टा मानू का आपका पिथौरागढ़ में। आंसर हो जाएगा 93 का बी। क्या हो जाएगा? 93 का बी आपका सही आंसर होगा।
कवि चित्रकार मौलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए फेमस हैं? सो ये फेमस हैं यहाँ पर गढ़वाली शैली के लिए। ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। ऑप्शन बी गढ़वाली शैली आपका सही आंसर होगा। मौलाराम का जन्म श्रीनगर गढ़वाल में 1743 में हुआ। इनके अपने गुरु राय सिंह से इन्होंने चित्रकला, श्रीनगर में चित्रकला और चंडिका की उपासना विधि भी सीखी थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित पर्वों में से किसे उत्तरांचल व संतान, उत्तरांचल में संतान के कल्याण के लिए मनाया जाता है? सो वो है आपका भिटौली। भिटौली ऑप्शन बी। गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्यों में से कौन सा उस समय किया जाता था जब हाल में विवाहित लड़की पहली बार मायके आती थी? तो वो है आपका थड़िया नृत्य। कौन सा है? थड़िया नृत्य है। और ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। लोक नृत्यों में आपका जद्दा गढ़वाल का चौफुला, श्रृंगार भाव लोक नृत्य, झुमेलो गढ़वाली कुमारी कन्याओं का नृत्य गायन, जागर कुमाऊं गढ़वाल में देवताओं को बुलाने वाला अनुष्ठान है। इसका ध्यान रखेंगे। उत्तरांचल की वर्तमान अर्थव्यवस्था मुख्यतः आश्रित है किस चीज पर और कौन सा कूट सही है? सो ये आपका एक तो है वन संपदा पर, वन संबंधित उद्योग पर, नदी जल पर। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है कि कथन और कारण दिए गए हैं और सही कूट आपने बताना है। कथन है कि उत्तरांचल अपनी मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है। कारण है ये राज्य के बाहर रोजगार के लिए प्रवास का द्योतक है। सो ये बिल्कुल सही है। और आर कथन जो है, कारण जो दिया है ना, कथन की सही व्याख्या कर रहा है। ए और आर दोनों सही है। जो आर जो कारण दिया है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे है आपका गढ़वाल में सीढ़ीदार कृषि पारिस्थितिकीय मित्र है और कारण है यह पहाड़ी ढालों पर भूमि और जल संरक्षण जो होता है उसका समुचित उपाय है। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरांचल राज्य के गठन की तिथि आपसे पूछी गई है। आपको सभी को रट गया होगा। 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। कब आया था? सो ऑप्शन सी 9/11/2000 को, 9 नवंबर 2000। टिहरी से रिलेटेड निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है आपसे पूछा है? तो वो है आपका जो टिहरी डैम है वो भागीरथी नदी को निगल लिया है। तो वो नदी को थोड़ी निगला है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। और टिहरी डैम आपको पता है कि टिहरी डैम का निर्माण टिहरी डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर 261 मीटर ऊंचाई वाला विश्व का 5वां सबसे ऊंचा डैम है जिसका निर्माण 2006 में हुआ। और इस डैम से 2400 मेगावाट विद्युत उत्पादन यहाँ पर होता है। और 2,70,000 हेक्टेयर क्षेत्र की जो सिंचाई है और पेयजल दिल्ली जैसे उत्तराखंड, दिल्ली उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड है, इनको उपलब्ध हो रहा है। नेक्स्ट आप लोगों का है कि उत्तरांचल की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक आकार में त्रिभुजाकार है? वो है आपका सतोपंथ। यहाँ पर ध्यान रखना है। और कहा जाता है कि जो आपका सतोपंथ था ना, इसी पांडव इसी रास्ते से स्वर्ग गए थे। इसके पास है स्वर्ग रोहिणी शिखर भी है। और ये ताल त्रिकोणाकार है। अलकनंदा नदी इसी ताल से निकलती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है, फूलों की घाटी स्थित है कहाँ? बताइए। उत्तरांचल उत्तराखंड में। उत्तरांचल या उत्तराखंड के किस भाग में स्रोतकूप पाए जाते हैं? शिवालिक पहाड़ियों में स्रोतकूप देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का है कि निम्न में से कौन सा उत्तरांचल राज्य जनपद में नहीं है? 105 रुद्रपुर आपका जनपद नहीं है, ये एक शहर है। 13 जनपद है हमारे में। नेक्स्ट आपका उत्तरांचल के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? आपको पता है ऑप्शन बी पिथौरागढ़ यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन बी पिथौरागढ़ हो जाएगा। पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ आपके नेपाल से सीमा लगाते हैं। और उत्तरकाशी और चमोली आपका इससे चाइना से। उत्तरांचल की कोशी नदी सहायक नदी है किसकी? सो कोशी नदी की हम बात करेंगे तो वो सहायक है भागीरथी और भिलांगना नदी पर। रामगंगा की। कोशी नदी सहायक है रामगंगा की। ठीक है, रामगंगा हो जाएगा, जिसे राठ वाहिनी के नाम से आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा। तो उत्तरांचल में निर्माण किया जा रहा है टिहरी डैम है किस नदी पर? तो टिहरी डैम आप सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन बी भागीरथी और भिलांगना पर। निम्नलिखित में से कौन देहरादून जनपद में अधिक संख्या में है?
तो देहरादून में सबसे ज़्यादा जौनसारी आपको देखने को मिलेंगे। 5 अनुसूचित जनजातियों में से एक है आपका बुक्सा। इन जनजाति का देहरादून और चक्राता जो कालसी पहाड़ी है ना, वहाँ पर ही रहते हैं। और बुक्सा उत्तराखंड के 5 अनुसूचित जातियों में से एक है, क्योंकि बुक्सा दे रखा है तो इसलिए बता रही हूँ। और ये 4 जिलों तराई क्षेत्र जैसे कि देहरादून, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, बिजनौर में पाए जाते हैं। भोटिया आपका पिथौरागढ़ में, व्यास, चंदास, दारमा, मुनस्यारी घाटी, चमोली में तल्ला मल्ला, हिमखंड, उत्तरकाशी में भटवाणी में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है, निम्न में से कौन एक उत्तरांचल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है पंच केदार वर्ग में निम्न में से कौन एक शामिल नहीं है? तो पंच केदार में इनमें से कौन सा समाविष्ट नहीं है या शामिल नहीं है? वो है विश्वनाथ, आपका डी होगा। उत्तरांचल हमारा जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के ऊखीमठ में पंच केदार मंदिर श्रृंखला प्रसिद्ध प्राचीन मंदिरों में गिनी जाती। इनमें पहला केदारनाथ, दूसरा महेश्वर, तीसरा तुंगनाथ और चौथा रुद्रनाथ है, 5वां कल्पेश्वर है। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक यहाँ पर पूछा। अब बीच के क्वेश्चंस गायब हैं बिकॉज वो करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे इतने सारे, देखिएगा। एंड करंट अफेयर 2002 का काम नहीं आने वाला है, इसलिए इस वीडियो में आपको करंट अफेयर तो अलग से ही मिल रहा है, उसे आप जरूर पढ़िएगा। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है वो है मसा नोबू फुफुआ। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर देखेंगे, रानीखेत बीमारी रिलेटेड है। तो रानीखेत आपकी मुर्गियों से रिलेटेड है, विषाणु वायरस से फैलती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, उड़ाका पक्षियों में सबसे ऊंचे कद वाला कौन सा? स्टैटिक जीके का पोर्शन आप लोगों का चल। उड़ाका पक्षियों में सबसे ऊंचे कद वाला कौन सा है? सो 134 का ए सारस हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन स्थापित हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन जो है 1995 में इसका गठन हुआ है, 1 जनवरी 1995 को। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है कि जो आपका कुचिपुड़ी नृत्य है वो प्रारंभ था, कुचिपुड़ी नृत्य प्रारंभ था आपका आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। और भरतनाट्यम देखो भाई आंध्र प्रदेश है, भरतनाट्यम आपको पता है शास्त्रीय नृत्य है तमिलनाडु का, कथकली केरल का है, ओडिशी आपका उड़ीसा का है, मणिपुरी आपका मणिपुर का है। निम्नांकित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर संथाल छत्तीसगढ़ नहीं आएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी है। भील आपका भील, बंजारा, कोली, डाफर, तोड़िया गुजरात, संथाल, मुंडा, हो, ओराव, मूंड और भूमिज ये झारखंड की है, गारो खासी जयंतिया मिकिर मेघालय की है, थारू भोटिया भोट या खस जौनसारी उत्तराखंड की है। आगे क्वेश्चन है कि सूफिया कलाम जो एक प्रकार की भक्ति संगीत है, विशेषता है किसकी? कश्मीर की। विश्व वन्य जीव दिवस यहाँ पर आपका जो है ये एरर है, और इसका तो भाई सभी को 1 मार्क्स मिला ही होगा, बिकॉज अगर बात करते हैं 3 मार्च तो विश्व वन्य जीव दिवस हमारा 3 मार्च को मनाते हैं, तो ये क्वेश्चन से डिलीट हुआ होगा क्योंकि 3 मार्च ऑप्शन में नहीं था। 5 जून को आपको पता है विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 27 मार्च की बात करें तो रंगमंच विश्व थिएटर दिवस या रंगमंच दिवस मनाते हैं, और 2 मई को हम मनाते हैं विश्व अस्थमा दिवस, और 21 जून को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाते हैं। ठीक है, आगे है यहाँ पर कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस हम मनाते हैं 11 जुलाई को, ऑप्शन हो जाएगा सी। 8 मई को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? महिला दिवस। 8 मई को महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस। एंड जून को 7 जून को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, और 15 सितंबर को आपको पता है संचयिका दिवस मनाते हैं। बंधियाकरण के लिए जो जनसंख्या नियंत्रित करने का एक अधिक से अधिक विश्वसनीय तरीका है, दंपतियों का अपनी इच्छा से न आने के कारण उसका सही आपको बताना है। वो है आपका लड़कों के लिए इच्छा, शिशु मृत्यु दर ऊंची, समझदारी की कमी, अति गरीब परिवारों में आर्थिक मजबूरी। तो ये सारे के सारे सही हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? कौन सुमेलित है? 142 असम की दिसपुर है, मेघालय की शिलोंग है, नागालैंड की कोहिमा है, मिजोरम की आइजोल है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है?
जुलू उड़ीसा, उड़ीसा की नहीं है, निटाल प्रांत जो आपका दक्षिण अफ्रीका है ना, वहाँ पर पाई जाती है जुलू। नेक्स्ट आपका है कि भारत का अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा निम्न में से किस राज्य में लोकेटेड है? और इसका जो स्थापना है वो 1 अक्टूबर 1971 को आंध्र प्रदेश में हुआ था और भारत सरकार के अधीन ये काम करता है। ऑप्शन ए। इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन हैं? APJ अब्दुल कलाम से। ऑप्शन हो जाएगा ए। और भारत की 11वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। हाल ही में USA के एनरॉन के शीघ्र ध्वंस का मुख्य कारण क्या था, आपसे पूछा। तो इसका मेन रीजन था लेखा प्रक्रिया में धोखाधड़ी और राजनीतिज्ञ जो थे उनके साथ साठगांठ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्बा भगवान का हमें श्रेष्ठतम उपहार हाल ही में एक पुस्तक रिलेटेड है, तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड हो गया, लेकिन आपको याद रखना अमजद अली खान। बालकों को दीर्घ विवाद के बाद हाल ही में ग्रहित किया गया है। बालकों को दीर्घ विवाद के बाद, लॉन्ग टाइम विद्रोह, वो है छत्तीसगढ़ के कोरबा में है, कोरबा डिस्ट्रिक्ट में स्टरलाइट इंडस्ट्रीज के द्वारा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, मिलाइएगा। डेविड बेकहम की बात करेंगे, इंग्लैंड हो जाएंगे। तो 1 कहीं पर आ रहा है भाई वो जगह लास्ट में, तो बट हम जिनेडिन जेडॉन की बात करेंगे। जिनेडिन जेडॉन ये आपका आ जाएंगे फ्रांस। 4 और 2 जगह आ रहा है। ग्रैबियाल बतिस्ता की बात करते हैं तो ये आएंगे आपका अर्जेंटीना। 4 2 ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है लास्ट कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही, सो वो हैं हमारी संतोष यादव हैं। 2 बार माउंट एवरेस्ट ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी को प्राप्त किया, मतलब यहाँ पर गई हैं, चढ़ा है। और 1984 में हमारी उत्तराखंड से बछेंद्री पाल जो हैं, इन्होंने पहली बार पर्वतारोही बनने का इन्हें गौरव प्राप्त है। और 25 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले का जो रिकॉर्ड है वो है नेपाल की पर्वतारोही है कामी देता शेरपा। कामी देता शेरपा। तो ये आपके भाई 2002 में PCS के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन थे। बीच में आपका रीजनिंग के क्वेश्चन स्किप किए गए हैं, उन क्वेश्चंस को मैं अलग से करा दूंगी। और करंट अफेयर मैंने स्किप किया क्योंकि 2002 का आपके मतलब का नहीं था। बट हाँ, मुझे पैटर्न इस चीज़ से पता चल रहा है कि आपके किस टाइप के करंट अफेयर वो आगे पूछेगा और पूछ रहा है करंट में, इसलिए करंट अफेयर आप लोगों का चल रहा है, उसे आप ज़रूर देखिए। हिंदी के लिए रावत मोटिवेशनल हब को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर आपका चल रहा है। बाकी उत्तराखंड जी के सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमसे जुड़िएगा, सपोर्ट कीजिए एंड मेरे से जितना हो सकता है उतना मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी। अगर आप चाहते हैं इनकी क्वेश्चंस की PDF आपको मिले तो PDF भी मिल जाएगी। चलेगा, थैंक यू सो मच। और कोई भी क्वेरीज रहती है, किसी भी क्वेश्चंस में डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और हमारे सारे सोशल लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप हमसे वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं, जैसे कि टेलीग्राम है, फेसबुक है और इंस्टा है। सो थैंक यू सो मच। और करंट अफेयर की वीडियोस जल्दी ही आएगी, मिलेंगे हम उस वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।